चलो, जैसे देखो आपके स्क्रीन पे आपको एक सम दिखाई दे रहा होगा जिसमें दिया है श्री समदार का ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री समदार दिया है। देखो कैपिटल ड्राइंग दिया है, स्टॉक दिया है, परचेज सेल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेटा क्रेडिटर, फ्री और प्रोमाइसेस। अब ये देखो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट, डिपॉजिट विथ दास। हम कहीं पे पैसा डिपॉजिट करके रखा है, मतलब मेरा एसेट है, हमको ब्याज मिलेगा। 30/6/1998 को डिपॉजिट किया है, मेरा सम है 31 दिसंबर का, मतलब 6 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 18,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 900। 10% होगा 1800, आधा हो गया 900, 6 महीना का। 18,000 का 10% 1800, तो 6 महीना का हो गया 900, है ना। नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद दास, क्रेडिट में हमको मिला कितना ब्याज है? 450। तो बाकी 450 क्या हो गया मेरा? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड। तो वो कहां कहां जाएगा? एक तो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद दास में, और दूसरा इफेक्ट होगा उसका बैलेंस शीट का एसेट में, मेरे को मिलना है वो पैसा। तो ये हिडन एडजस्टमेंट था, इसका बात हो गया। उसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्चर, ट्रेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, यहां अगर ये बहुत बढ़िया बात पूछने लायक है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस, तो इसको पीएल में दिखाओगे कि बैलेंस शीट में? ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमको लगता है सिर्फ पीएल में जाना। पीएल में जाएगा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है मतलब लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी तो हमेशा बैलेंस शीट में जाता है ना। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, प्री रिसीव्ड, एडवांस दे देना, इसको हमेशा बैलेंस शीट में भेज देना, पीएल में नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं बोल रहा है, वो लायबिलिटी के रूप में बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे भी एक्सपेंडिचर होता तो बेटा डेबिट में देता ना। इसको देखो किधर दिया, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट में दिया है 1600 रुपया। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बेड डेब्ट, बेड डेब्ट रिकवर्ड, ये कहां जाएगा? बेड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, नॉर्मली चीज है आई गेस पीएल में। हाँ, वेरी गुड, पीएल इनकम में, पीएल क्रेडिट साइड में। हाँ, इनकम टैक्स हम लोग उस दिन बात ही किए थे, ये ड्राइंग है। बिजनेस इनकम टैक्स पे कर रहा है, मतलब मालिक के लिए पे कर रहे हैं। बैंक बैलेंस, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कैश इन हैंड ठीक है, पेटेंट ठीक है। सस्पेंस अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में 900 रुपीज, ये कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, मतलब इनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था तो ये लोग सस्पेंस मार दिया, ये सस्पेंस कहां जाएगा? क्रेडिट में दिया, ये ध्यान दे लेना, मतलब सस्पेंस बैलेंस क्रेडिट में शॉर्ट पड़ रहा था, है ना। हाँ, तो क्रेडिट में दिया 900, बोलो कहां जाएगा? बैलेंस शीट, और क्रेडिट में दिया मतलब लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, ठीक है। चलो अब फटाफट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला वाला एडजस्टमेंट तो सिंपल है, लेकिन इसमें मजेदार ट्विस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, और जो आपको आइडिया भी है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा एडजस्टमेंट में दिया है, तो एक तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, एक बैलेंस शीट का एसेट। लेकिन यहाँ पहला ही लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट मार दिया, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग, हाँ 10% बिलो कॉस्ट दिखा दिया हम गलती से, तो अभी गलती सुधारना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक हमको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया? 18,900 रुपया। 1198 को ओपनिंग स्टॉक है, 18,900 रुपया। तो बेटा 18,900 रुपया मेरा ओपनिंग स्टॉक है, वो भी 10% लेस शो किया हुआ है, यानी ये अपने आप में 90% है, ऑलरेडी लेस है ना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस किया हुआ है बोल रहा है, वाज वैल्यूड एट, मतलब पास्ट टेंस में बोल रहा है, तो ये अपने आप में 90 होगा, हमको इसका 10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ऐड बैक करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक में।
18,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 कर लो या इंटू 10 कर लो। इंटू 10 करोगे तो वो डिफरेंस का फिगर आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो फाइनल फिगर आ जाएगा। इंटू 10 ही करते हैं तो 2100 हमको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है। तो देखो ये लोग वही किया, ओपनिंग स्टॉक 21,000 दिखाया, 18,100 प्लस 18,900 प्लस 2100 करेंगे तो 21,000 आएगा। अब क्या बोला देखो, स्टॉक ऑन 31st 12/1998 वाज वैल्यूड एट 16,400 एट कॉस्ट। मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है? स्टॉक, एक मिनट, लाइन पढ़ो जी दोबारा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो बोला है। स्टॉक एज ऑन 31st 12/1998 वाज वैल्यूड 16,400 ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट। मतलब कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं होगा, नहीं। हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, एट कॉस्ट ही तो दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो हम एट कॉस्ट ही दिखाते हैं ना। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं थी तो भाई क्लोजिंग स्टॉक 16,400 ही लिखा, मतलब गलती खाली ओपनिंग स्टॉक में हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड कॉस्टिंग ₹650 पिल्फर्ड बाय अ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय। पिल्फर्ड मतलब चोरी होना, तो पिल्फर्ड बाय अ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय एंड फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट। दो एडजस्टमेंट एक साथ दिया, हम पहले वाला पहले करते हैं। तो गुड्स 650 का गुड्स एम्प्लॉय चोरी कर लिया, क्या ट्रीटमेंट दिखाओगे बुक्स में, बोलो फाइनल अकाउंट में? चोरी कर लिया, क्या चोरी किया? गुड्स चोरी किए। तो यानी वो जो स्टॉक है उससे हाँ, या परचेज से या स्टॉक से माइनस कर दोगे। चलो ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा बेटा? ये लॉस है, लॉस कहाँ जाता है? पीएल डेबिट, वेरी गुड। तो देखो लोग पहला काम किया, 650 परचेज से माइनस किया, देखो सामने लेस गुड पिल्फर्ड परचेज से, और नीचे पीएल में देखो ले जाके पिल्फरेज को लिखा होगा कहीं पे, लोग क्यों नहीं लिखा भाई, जो गलती कर गया। दूसरा इफेक्ट आएगा आपका पीएल डेबिट, ठीक है? गुड्स दिया हुआ तो है सर, कहाँ दिया है? पहला वाले जो टू गुड्स, अच्छा टू गुड्स, हम नीचे ढूंढ रहा था, ठीक है, ये लोग ऊपर लिख दिया इसको, ठीक है। 650 आपका हो गया चोरी, जमेला खत्म। अब सेकंड इफेक्ट बोलो, एक फर्नीचर है जिसका ओपनिंग वैल्यू 700 रुपीज था, डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट एंड फायर। ओपनिंग वैल्यू 700 रुपीज था, ओपनिंग वैल्यू, और ये डिस्ट्रॉय हुआ 31/12/98 को, यानी क्लोजिंग पे, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद डिस्ट्रॉय होगा। तो 700 रुपया का डेप्रिसिएशन नीचे देखो, 8 नंबर एडजस्टमेंट में बोला है कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे 10% है, तो यानी 700 का 10% 70 रुपया, वो माइनस होने के बाद बचा कितना? 630। 630 का फर्नीचर मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। हम क्या क्या करेंगे? दो ट्रीटमेंट, पीएल डेबिट, वेरी गुड, और दूसरा आएगा जो फर्नीचर से फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ ना बेटा, फर्नीचर से माइनस, तो फर्नीचर से माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे दिखा ना, टू लॉस ऑन फर्नीचर डिस्ट्रॉयड 630, और इतना ही आपका फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो गया 2 नंबर एडजस्टमेंट। 3 नंबर में आ जाओ। हाँ ये भी मस्त एडजस्टमेंट है, भौमिक इज इंक्लूडेड इन बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। भौमिक मेरा डेटर भी है, भौमिक मेरा क्रेडिटर भी है, मतलब हम उससे पैसा पाते भी है, वो भी मेरे से पैसा पाता है। बैलेंस लिख दो। हाँ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 430, हम उससे 430 रुपया पाते हैं, वो मेरे से 200 रुपया पाता है। इसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एडजस्टमेंट। मतलब जो मिनिमम बैलेंस हो
वो डेटर और क्रेडिटर दोनों से माइनस कर दो। क्या करेगा उससे उतना रुपया हम छोड़ देंगे लेना, और क्या। आप अगर हाँ बैलेंस ले लेंगे एग्जैक्टली। तो जो मिनिमम वैल्यू हो वो डेटर से भी माइनस और क्रेडिटर से भी माइनस। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सा है, हम उससे 430 पाते हैं, वो हमसे 200 रुपया पाते हैं, तो 200 मिनिमम वैल्यू है। तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट जब आए तो मिनिमम वैल्यू दोनों से माइनस कर देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है। न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1200 वाज परचेज ऑन 31/12/1998। लास्ट दिन जाके हम 1200 का एक नया फर्नीचर खरीदे, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उधार में खरीदे ऑन क्रेडिट। उधार में फर्नीचर खरीदते हो बेटा, जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, जेनी मार खाने वाला काम कर रहे हो आराम से सोचो। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। वेरी गुड। तो ये भूल गए नहीं, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी हो रहा है, और आज वो एचओडी माथा खा के आपको पूरा नील कर दिए, बैलेंस नील हो गया आपका आज। दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इधर से डेप्रिसिएशन सब एक साथ घुस रहे। लगातार क्लास। हाँ ठीक है, इसीलिए हम बोला था, हम समझ सकते हैं। ये बात आप हमको पहले बोल देते तो हम और कुछ मैनेज कर देते आपके लिए, बट ये बात आप हमको बोले नहीं तो हम तो ठीक है क्लास कर लेते हैं। पता नहीं था इतना लेट तक खींचेगी, अचानक से वो भी क्लास कर दी तो ध्यान में नहीं रहा। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट है, तो एक तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा सर क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है, और दूसरा क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। तो सिंपल था। देखो बीकॉम में इसी लेवल के एडजस्टमेंट आएंगे, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना जरूरी है बस खाली, कि क्या दो इम्पैक्ट हो रहा है। आपसे जब हम डिस्कस किया तो आपके मन में आया ना, हाँ सर फर्नीचर भी बढ़ रहा है क्रेडिटर भी बढ़ रहा है, क्योंकि उधार में फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर बढ़ गया, और उधार में खरीदे तो क्रेडिटर भी बढ़ गया। तो करना वही था जेनी। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो दिखाई दे रहा था ना अपने को 900 रुपया का, उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिए। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट अ चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ ₹1000। एक डेटर था जिससे हम 1000 रुपया पाते थे, वो फुल सेटलमेंट में, मतलब बोला कि भैया 900 रुपया पकड़ो और हम कुछ नहीं दे सकते, बाकी 100 रुपया भूल जाओ। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक एंड ड्यूली कलेक्टेड ऑल्सो। पैसा आ भी गया बैंक में, सब हो गया। ये वो 900 रुपया का सस्पेंस है। तो जेनी सीधा सा बात है, वो सस्पेंस का तोड़ तो मिल गया। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो आपसे बात हम पहले ही कर लिया था कि सस्पेंस को भेज दो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, लेकिन यहां तो मिल गया हमको। तो हम क्या करेंगे, हम इस गलती को सुधारेंगे। इसीलिए देखो जब ट्रायल बैलेंस बना होगा तो उसको सस्पेंस मैच नहीं किया होगा, वो लिख दिया, लेकिन बाद में उसको ये एरर मिला। तो अब सिंपल सा कहानी है बेटा, एक डेटर था जिससे 1000 रुपया मिलना था, वो बोला 900 रुपया लो और मेरा पिंड छोड़ो। तो अब आप बोलो क्या करोगे फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट। सिंपल सोचना है, कितना रुपया से, 900। नहीं बेटा पूरा 1000, 100 भी तो नहीं आएगा अब कभी। अच्छा हाँ। पूरा 100 का ही तो, 1000 का ही तो झमेला खत्म होगा ना। अच्छा 900 का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, कैश में ऐड हो जाएगा, बैंक में पैसा मिल रहा है ना उससे 900 रुपया, तो बैंक में ऐड हो जाएगा। लेकिन सर ये तो फिर भी 100 रुपया का गड़बड़ रह गया। ये 100 मेरा क्या हो गया, बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट कहाँ जाएगा मेरा, पीएल डेबिट में। तो हुआ ना पूरा एडजस्टमेंट खत्म। तो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट को ना ऐसे सोचना पड़ेगा कि इसका डबल इफेक्ट ट्रिपल इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1240 इज येट टू बी पेड। हम अपने स्टाफ का प्रोविडेंट फंड जमा करना है मेरे को 1240 रुपया का, वो अभी तक हम पेमेंट नहीं किए, येट टू बी पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो देखो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया ना ट्रायल बैलेंस में 6550, ये मेरा पीएल डेबिट में जाना था।
तो इसमें क्या करेंगे, इस 1240 को भी ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो नॉर्मल था। नेक्स्ट तो सिंपल है, राइट। हाँ ठीक है। तो चलो ये तो नॉर्मल था। नेक्स्ट वाला 7 नंबर भी नॉर्मल है। राइट ऑफ 400 एज बेड डेप्ट, बोला 400 रुपया बेड डेप्ट कर दो, और ठीक है माइनस कर दो डेटर से और पीएल डेबिट में दिखा दो। और फिर बोला 5% का प्रोविजन भी बना दो, ठीक है, तो वो भी क्रिएट कर दो। 5% डेटर से माइनस करो और बैलेंस पीएल में दिखा दो डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन बोला फिक्स्ड एसेट पे 10%, तो वो भी तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा बोला इनटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करो। देखो बेटा एक बात हमेशा सीख लेना, टेंजिबल एसेट होता है ना, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो डेप्रिशिएट होता है, उनका वैल्यू घटता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट जो होता है ना, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनका जब वैल्यू रिड्यूस होता है ना, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। मतलब टेंजिबल एसेट का वैल्यू घटे तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल का वैल्यू घटे तो अमोर्टाइजेशन। आपको बोला यहाँ पेटेंट जो हम 1997 में खरीदे थे, उसको 1/10 ऑफ द कॉस्ट से आपको अमोर्टाइज करना है। मतलब पेटेंट का वैल्यू कम करना है। तो पेटेंट मेरे को दिखा रहा है 5400। ये खरीदा पिछला साल था बेटा, क्योंकि मेरे अकाउंट बंद है 1998 का। ये खरीदा था हम लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर भी हम उसको 10% वैल्यू घटाया होगा। तो यानी देखो मेरे को पेटेंट राइट दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस में 5400, तो ये पिछले साल में वैल्यू घटा होगा तब जाके 5400 आया होगा। और ये बोला है आपको हर साल 1/10 घटाना है, तो आप 5400 का 1/10 मत निकाल देना। 5400 का 1/10 मत निकाल देना। आपको फुल वैल्यू कितना रहा होगा, 6000 रहा होगा ना, तभी तो 600 वैल्यू घटा होगा पिछला साल। तो इस साल भी 600 ही उसका अमोर्टाइजेशन होगा। समझे? तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट तो सिंपल था, क्रेडिटर इंक्लूड सप्लायर ऑफ स्टेशनरी 200। तो मेरा जो क्रेडिटर का फिगर दिया है बैलेंस शीट में, कहां दिया है क्रेडिटर, ये रहा 16,020 रुपया। हम इसको बैलेंस शीट में दो हिस्सा में शो कर देगा। 15,820 रुपया हम दिखा देगा क्रेडिटर, और बाकी हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी बोल के अलग से दिखा देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। यहाँ भी आपको एक सम दिया मिस्टर पी सुंदरम का। आपको बोला है कैश दिया, बैंक दिया, पेटी कैश दिया, परचेज दिया, फ्रेट इनवर्ट दिया, पोस्टेज एंड ट्रेड एक्सपेंस दिया, फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, कैपिटल, ड्राइंग, इंश्योरेंस, सैलरी, वेजेस, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडमार्क, रेंट एंड टैक्सेस, बेड डेप्ट। यहाँ पर भी देखो वो हिडन लोन 9% लोन लिए डी कुमारन से, 15,000 का 9% 1 अक्टूबर को लोन लिए हैं, और मेरा बैलेंस शीट बन रहा है 31 मार्च के दिन। तो 6 महीना का इंटरेस्ट देना था हमको, लोन लिए हैं तो इस बार इंटरेस्ट देना है ना, हम लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देना है हमको। तो 15,000 का 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 675 रुपया हमको ब्याज देना चाहिए था। मेरा इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में, है कहीं पे इंटरेस्ट पेड? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हम चुकाए हैं 500 रुपया, नेक्स्ट ही आइटम दिया है उसके बाद। तो चुकाना था 675, चुकाए हैं 500, 175 रुपया भी आउटस्टैंडिंग है। तो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन में, पीएल में, डेबिट में, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में चला जाएगा। इसी को हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये बीकॉम लेवल में कॉमन है, आपको ये इंटरेस्ट वाला देगा ही देगा। तो आप पहले निकाल लो इंटरेस्ट देना कितना है, और फिर ढूंढ लो इंटरेस्ट दिया कितना है।
चलो अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट तो सिंपल है, बोल रहा है स्टॉक लाइंग इन द गोडाउन ऑन 31 मार्च 2002 इज 38,000, तो कॉमन एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर बताया, डाल दो। अब आता है थोड़ा टिकड़मबाजी वाला। इनवॉइस ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक ऑन 27/3/2002 बट गुड्स वेर नॉट डिस्पैच अंटिल 5 अप्रैल 2002। द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज 4,000। हम एक बिल बनाया, 5 इनवॉइस मतलब बिल, हम एक बिल बनाया बेटा 5,000 का सेल का 27 मार्च को। 27 मार्च को हम एक बिल बनाया है 5,000 रुपया का, लेकिन पार्टी अब तक 5 अप्रैल आ गया, मेरा बैलेंस शीट कब बन रहा है, बीच में 31 मार्च। पार्टी आके अपना माल लेके नहीं गया, गुड्स का कॉस्ट है 4,000 रुपया का। बेटा सेल तो हो चुका है, लेकिन गोडाउन से माल निकला नहीं अब तक। तो गोडाउन से माल नहीं निकला मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि मेरा गोडाउन वाला, हाँ वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे दोनों जगह, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी, ये दोनों जगह माइनस कर देंगे। यही इसमें एडजस्टमेंट था। सेल कितना दिखा रहे हैं हमको, एक बार ढूंढो तो। देख रहे हैं। हाँ सेल हमको दिखा रहा है 2,60,000, सेल ठीक है, तो सेल हम 2,60,000 पूरा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये 5,000 को सेल से माइनस मत कर देना। मन में आएगा सर माल लेके नहीं गया, अरे माल लेके नहीं गया, माल बिक तो गया है, पार्टी लेके नहीं गया, वो पार्टी का प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी ना प्रॉब्लम है। आपका बुक्स में तो सेल हो गया, क्योंकि बिल रेज हो गया, मतलब बिल का एंट्री होना ही जरूरी है, तो अकाउंट्स में एंट्री तो हो गया, ठीक ही हुआ है सेल। तो बस मेरा गोडाउन में माल पड़ा है, तो मेरा गोडाउन वाला तो स्टॉक अपने हिसाब से गिन के बता दिया, गोडाउन में जितना का माल पड़ा है, तो उसके लिए हमको 4,000 माइनस करना पड़ा क्लोजिंग स्टॉक से। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3 नंबर, द पेटी कैश बैलेंस। देखो यहाँ पे पेटी कैश दिया था आपको एक, पेटी कैश का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा खर्चा के लिए ब्रांच को दिया हुआ पैसा, छोटा मोटा खर्चा के लिए ब्रांच को दिया हुआ पैसा। पेटी कैश मेरे को दिखा रहा है 1,000 रुपया का। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखो, पेटी कैश बैलेंस रिप्रेजेंट मंथ एंड इंप्रेस्ड अमाउंट। ये मंथ एंड बैलेंस है, हर महीना के एंड में 1,000 का बैलेंस मेरे ब्रांचेस में रहता ही है। एज ऑन 31/3/2002 द पेटी कैशियर हैज वाउचर टोटलिंग ₹400। पेटी कैशियर हमको बता रहा है 31/3/2002 को मंथ एंड में जाके कि उसका टोटल खर्चा हुआ है 400 रुपया, जो अब तक विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड और रीएम्बर्स फ्रॉम द मेन कैशियर, जो उसको मिला नहीं है अब तक। तो क्या करेंगे इस 400 रुपया का, थोड़ा सोचना आराम से। मेरे को बता रहा है मेरा बुक्स 1,000 रुपया का मेरा पेटी कैश एक्सपेंस है, जिसमें 1,000 है ना पेटी कैश, हाँ 1,000 है, जिसमें मेरे को मेरा कैशियर बता रहा है कि ये 400 रुपया का एंट्री नहीं हुआ, ऐड कर देंगे। वेरी गुड। और दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा बोल रहे कैशियर से उसको मिला नहीं है। बेटा कैश से कम नहीं होगा, तो 3,000 हमको देखो पेटी कैश, देखो ये जो पेटी कैश दिया ना बेटा 1,000 रुपया, ये मेरा 1,000 रुपया मतलब मेरे ब्रांच में पड़ा है, तो ये तो मेरा एसेट हो गया। अरे मेरे पास कैश पड़ा हो या मेरे ब्रांच में कैश पड़ा हो, ये तो मेरा एसेट है। मेरे को एक्सपेंस यहाँ दिया है, देखो लास्ट सेकंड आइटम, पेटी कैश एक्सपेंस 3,000, तो ये 3,000 देखो हम पीएल में लिखे, ये रहा, और इसमें 400 ऐड कर दिए, जो आप भी हमको बोले थे सर खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर लीजिए। और दूसरा इफेक्ट हम क्या बोले थे, मेरा कैश से कम होगा, तो देखो यहाँ पे कैश और पेटी कैश दोनों का अलग अलग बैलेंस दिखाया, मतलब कैश मेरे पास 16,000 पड़ा है वो हम अलग लिख लिए,
और मेरे ब्रांच के पास 1000 रुपया पड़ा है मेरे हिसाब से, लेकिन बेटा ब्रांच के पास 1000 पड़ा तो नहीं है, क्योंकि ब्रांच से 400 रुपया खर्चा कर दिया, तो वो 400 ब्रांच में भी तो कम हो गया होगा ना। मेरा ट्रायल बैलेंस बता रहा है बेटा कि पेटी कैश ब्रांच में 1000 रुपया पड़ा है। वो समझ गया सर। हाँ, तो 400 रुपया वहां पे कैश से कम हो गया। आप अपना कैश से माइनस करो या ब्रांच का कैश से माइनस करो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों कैश आप ही के, आप हेड ऑफिस हो, वो ब्रांच है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। रेंट रेट्स ₹1000 रिलेटेड टू 2000 2001। ये हम अकाउंट कौन सा ईयर के लिए बना रहे हैं? 2001-2। पिछला साल का रेंट बता रहा है 1000 रुपया, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन दैट ईयर। उस साल 1000 का एक रेंट पेमेंट नहीं हुआ था, जो मई 2001 में आके पेमेंट किए। ये मस्त आइटम है। देखो यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है बेटा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 1000 रुपया ट्रायल बैलेंस में। ये कहां जाएगा मेरा? बैलेंस शीट लायबिलिटी है ना। आराम से सोचो, ट्रायल बैलेंस में हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, ये मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। अभी हमको एक चीज बोलो, यहां नीचे आके बोल रहा है यही वो 1000 रुपया दिखाई दे रहा है पिछला साल का बाकी, जो हम इस साल पेमेंट किए, तो यानी एक तो ये लायबिलिटी कम हो जाएगा बैलेंस शीट से। इस साल चुका दिए ना भाई, तो चुका दिए तो सर पिछला साल का बाकी था, तो अब लायबिलिटी बोल के रखे थे, इस साल चुका दियो तो माइनस करो। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बेटा पैसा चुका रहे हो तो कहां से निकलेगा? हाँ, वेरी गुड, कैसे माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल है 5000 का, जो हम किसी को एंडोर्स कर दिए थे, मतलब हम आपसे पैसा पाते थे, आप हमको एक बिल्स रिसीवेबल दिए थे, वो बीआर हम मान लो पवित्रों को एंडोर्स कर दिए। ऑफ दिस बिल, अ बिल ऑफ 2000 वाज डिसऑनर्ड। इसमें से 2000 का एक बिल डिसऑनर्ड हो गया, अदर बिल टाइमली मैच्योर हो गया, तो अदर बिल का हमको कोई टेंशन नहीं है। है, वेट करो है बेटा, पूरा का ट्रीटमेंट दिखाएंगे ना। मेरे को बीआर कितना दिखाई दे रहा है बेटा मेरे ट्रायल बैलेंस में? 10,000 का। सेल्स के ऊपर देखो, लास्ट नीचे से 5th आइटम, हाँ, 10,000 10,000 है बेटा। हम किसी आपसे हम 10,000 रुपया पाते थे, चलो ऐसे ही एग्जाम्पल करते हैं, ये मेरा बुक्स है, हम आपसे 10,000 रुपया पाते थे, आप हमको एक बीआर दिए साइन करके, बोले मैच्योरिटी पे हमसे पैसा ले लीजिएगा। उसमें से एक 5,000 का बिल हम दे दिए थे पवित्रों को, ठीक है। हम पवित्रों को बोले 5,000 रुपया तुम जेनी से ले लेना। जैसे ही बेटा जेनी आपका बिल हम पवित्रों को दिए, मेरे हाथ से बीआर गया, तो ये 10,000 में से वो 5,000 माइनस होना चाहिए, और प्लस मेरा क्रेडिटर भी 5,000 से कम हो गया, तो उधर में जाके ऐड हो जाना चाहिए, उधर में भी माइनस हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, एक झमेला खत्म। अब बेटा मजेदार कहानी ये हुआ कि उसमें से 5,000 में से 2,000 का एक बिल डिसऑनर हो गया। पवित्र आगे फिर से मेरा गला पकड़ेगा कि नीरज सर पैसा दीजिए हमको, तो आप वो आपसे गया पैसा लेने, आप उसको बोले नहीं दे पाएंगे। 5,000 में से आप 3,000 का तो दे दिए, 2,000 नहीं दिए, तो 3,000 तो ठीक मैच्योर हो गया, उसका तो झमेला मेरे बुक्स में कोई टेंशन नहीं है हमको, हम पहले ही एंट्री करके बैठा है। आपको भी कम कर दिया, उधर में पवित्रों को भी कम कर दिया, लेकिन 2,000 के लिए पवित्र आगे फिर से मेरा गला पकड़ेगा। आप तो दिए नहीं उसको पैसा, जैसे ही पवित्र मेरा गला पकड़ेगा, हम किसका गला पकड़ेंगे? मेरा। हाँ, तो वापस से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, मेरा डेटर बढ़ गया, तो ये एंट्री होगा ना। तो पहले 5,000 से आप डेटर क्रेडिटर दोनों को कम, बीआर और क्रेडिटर दोनों को कम करो, और फिर 2,000 से
वापस दोनों को बढ़ाओ। चलो एंट्री नंबर 6, 2 डिसऑनर्ड चेक ऑफ ₹400 and 600 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। 2 चेक डिसऑनर हो गया, हम दोनों को कैश बुक में एंट्री नहीं की। पहला चेक 400 का है जो आप बैड डेब्ट भी हो गया, मतलब वो पैसा आप मिलेगा भी नहीं। और सेकंड चेक जो है 600 रुपया का, उसका लिए डेटर बोला है कि 50 पैसा इन रुपी दे देंगे, मतलब आधा दे देंगे। तो पहला वाला 400 और 600, पहले तो 2 चेक डिसऑनर हो गया, तो दोनों से मेरा डेटर ऐड हो जाएगा वापस। बेटा जब आप हमको, आप मान लो मेरे डेटर हो, आप हमको जब दोनों चेक दिए होगे, हम डेटर दोनों चेक से कम कर दिया होगा। क्या जेनी से 1000 रुपया आ गया। अभी हम क्या करेंगे, जेनी दोनों चेक, जेनी का दोनों ही चेक डिसऑनर हो गया, हम वापस जेनी को बढ़ा देंगे, जेनी से फिर से 1000 रुपया पाने लग गए। अब उसमें से 400 तो आप बोले कि बैड डेब्ट ही है, तो 400 तो हम वापस ऐड बैक नहीं करेंगे, चलो, या बैड डेब्ट बोल के माइनस कर देंगे दोबारा। और 600 में भी आप आधा देने को तैयार हो, आधा नहीं, तो वो 300 भी तो बैड डेट में जाएगा। हाँ वो 300 भी बैड डेट में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे दिखाया लो, ये देखो डेटर को पूरा अलग से सॉल्व किया है लोग, क्योंकि डेटर में बहुत सारा एडजस्टमेंट था, ऊपर से 5% का प्रोविजन भी बनाने बोला। तो देखो हम यहाँ पे क्या किए, डेटर पर ट्रायल बैलेंस 22,000, डिसऑनर्ड ऑफ द चेक 600, 400 तो पूरा बैड डेब्ट हो गया ना, वो तो दोबारा कैंसिल करके कोई मतलब नहीं है। एक एंडोस बिल भी डिसऑनर हो गया, देखो 2000 का, वो भी डेटर वापस ऐड बैक किए। हम बोले थे ना वापस आपका गला पकड़ेंगे, क्योंकि हम तो आपसे वो 2000 रुपये लेके छोड़ेंगे। तो देखो वो 600 हम ऐड बैक किया और ये 2000 हम ऐड बैक किया। वो 400 बेटा ऐड बैक करके तो कोई फायदा नहीं था ना, क्योंकि ऐड करके फिर माइनस करना पड़ता, क्योंकि फिर से बैड डेब्ट हो गया वो तो उसको देखो हम कुछ नहीं किया। करने को कर सकते थे, 400 ऐड बैक दिखा के 400 वापस माइनस कर देते, बात तो एक ही था। ठीक है, क्लियर है ये लॉजिक? यस सर। हाँ, अब जो बचा मेरा 24,600, उसमें देखो 2 बोला है, क्या बोला था लाइन एक बार दोबारा देखते हैं, एडजस्टमेंट का लाइन देखो क्या बोला, देखो लास्ट लाइन में इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट डेटर वुड बी पोजिशन टू पे ओनली 50 पैसा इन रुपी, फॉर अदर डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, और बाकी डेटर पे 5% प्रोविजन और बनाना है। तो वो 600 में 50% तो प्रोविजन बनाना ही है जेनी, है ना, और बाकी जो बच गया डेटर उस पर और 5% प्रोविजन। तो देखो हम क्या किए, पहले 600 का 50% बनाए 300 रुपया, फिर जो बोला 24,600 डेटर बचा था ना, उसमें ये 600 माइनस किए, बचा और 24,000, उस पर 5% और प्रोविजन बनाए। ये मस्ट ट्रीटमेंट था। अच्छा नीचे बैंक बैलेंस में देखो वही क्या, 400 और 600 बैंक में दोबारा ऐड कर दिया, लेस कर दिया, सॉरी डिसऑनर बोल के, ये भी बात हम लोग किए थे। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट फिक्स एज 10%, ये तो नॉर्मल था, बोल रहा है एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन दिखाओ। तो आज ये 2 ही सम्स रख रहे हैं हम, क्योंकि हमको अब आपका वॉइस धीरे धीरे नीचे जाता दिख रहा है। कोई नहीं, आप ये 15 नंबर सम्स का एडजस्टमेंट आप खुद देखना, हम देखो सारा आपको विद सॉल्यूशन विद वर्किंग दिया है पूरा। तो कोई फिगर अगर ढूंढना हो तो वर्किंग में ढूंढना, नहीं समझ में आए तो हम है। तो 15, 16, 1, 2, 17 हुआ 3, 18 हुआ 4, शायद एक और नहीं, 18 ही, 4 सम्स हम आपको और सॉल्व वाला दिए। ठीक है, आप इनको एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट हो हमको पहले ही बोल देना क्लास के पहले, ताकि पहले ये डाउट क्लियर करके फिर हम नया चैप्टर में घुसेंगे। ठीक है सर। तो ये 4 काम आपका। नेक्स्ट कौन से चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? हम सोच रहे हैं जो एक नया चैप्टर जो आपका कभी नहीं किया हुआ वो करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। हम इसलिए चाह रहे थे कि कंसाइनमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, फाइनल अकाउंट, ये 3 चैप्टर मिला के बेटा 35 से 40 नंबर का पेपर आता है। 15 नंबर का आपका फाइनल अकाउंट छपा हुआ है पेपर में, 10 नंबर का कंसाइनमेंट छपा हुआ है पेपर में, 10 नंबर का इंश्योरेंस क्लेम छपा हुआ है पेपर में। तो 80 का पेपर अटेंड करना है, उसमें से 3 चैप्टर करते 35 का पेपर कवर हो गया।
5-10 नंबर का थ्योरी आना ही आना है, तो 45 का पेपर कवर हो गया एक बार में। 80 में आधा से बेसिक का पेपर 3 चैप्टर पढ़ते ही कवर हो गया। हम इसीलिए वो पहले 4-5 वो चैप्टर टारगेट करता है जिनसे हमको पता है इजीली 65 से 70 का पेपर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो अपनी इंश्योरेंस क्लेम चालू करेंगे।